अगर आपको स्ट्रेस है और अगर आपको पता नहीं कि आप कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी कि कॉन्शियस ब्रीदिंग आपकी नहीं है, और अगर आप अच्छे भी होना चाहते हैं, और अगर आप ओबेज हैं, अगर आपको बीपी है, अगर आपको डायबिटीज़ है, और वो सारी चीज़ जो आप अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, अगर आप इनके लिए कॉन्शियस नहीं हो और स्ट्रेस आपका साथ दे रहा है, तो नो डाउट थोड़े ही दिन में आपकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है और आपका इमोशनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास और डॉक्टर विकास फिटनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ब्रीथ साइंस का क्या रोल है। अगर आपकी ब्रीदिंग हैबिट्स पर आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो इससे बहुत सारे जो आपके बॉडी के साइंस कनेक्ट हो रहे हैं, इसको आप समझ पाएंगे, आप अवेयर हो पाएंगे अपनी बॉडी के बारे में, और अपने डिजीज को थोड़ा कंट्रोल करने में आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी, राइट। तो देखिए, ब्रीथ साइंस में योगा, आप सब जानते हैं कि बहुत लोग प्राणायाम करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम होता है, लाइक भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उज्जाई करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्राणायाम लोग करते हैं। उसके बाद मेडिटेशन का लोग सहारा लेते हैं। मेडिटेशन में आपको पता है कि जब वो बैठते हैं तो उन्हें वो सीखते हैं कि सांस कैसे लेना है, अपनी बॉडी पर कंट्रोल कैसे करना है, कैसे 4 to 5 सेकंड्स के लिए इनहेल करना है, देन एक्सेल करना है, और वो कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी पर। और आपने अगर वो मूवी देखी होगी जहाँ पर मुन्ना भाई MBBS, तो वहाँ पर बोमन ईरानी एक रोल प्ले करते हैं, एक लाफ्टर थेरेपी का, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। और क्या वाकई में कंट्रोल होता है क्या? इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है? और अगर क्यों ना हम अगर अपने योग साइंस को, जो कि आपको मालूम है, हालांकि बहुत लोगों को ये जानकारी है कि इससे बहुत अच्छी हीलिंग थेरेपी होती है, लेकिन क्यों ना हम इसके बैकग्राउंड में हम थोड़ा साइंस को देख लें और साइंस इसको रिलेट कर दें, ताकि आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो राइट, तो इसके लिए हमें हमारे ब्रेन के दो छोटे छोटे पार्ट को समझना पड़ेगा, जिसमें से एक का नाम है हिप्पोकैम्पस और दूसरे का नाम है अमाइगडाला। आखिर हिप्पोकैम्पस क्या है भाई? तो आपका ये जो पूरा ब्रेन है, इसके सेंटर पर आप बोल सकते हैं कि आपके ब्रेन के अलग अलग 4 ब्रेन है। यहाँ पर टेम्पोरल बोन के नीचे आपके टेम्पोरल ब्रेन है और पीछे ऑसिपिटल है। तो टेम्पोरल के साइड में थोड़ा बीच में नीचे की ओर आपके ब्रेन का एक एक्सटेंशन है, और वह हिप्पोकैम्पस। अगर आपको नाम नहीं याद रहता है तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन ये हिप्पोकैम्पस का 5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, राइट। और इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है आपकी लर्निंग और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना। और आपने मूवी को देखा होगा जिसका नाम था गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो चलिए पहले हम एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं, और इस स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि गजनी मूवी में आकर हुआ क्या था, क्यों उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहा जाता है। तो राइट, पहले मैं केस के बारे में डिस्कस करता हूँ, जिसका नाम है द HM केस। बहुत फेमस केस है ये है हेनरी मोलासन गुस्टेव की कहानी, और जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिसर्च किए जाने वाले ब्रेन में से एक है। हुआ था कि हेनरी को एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे, एपिसोडिक, और इस वजह से काफ़ी वो अनबियरेबल था। जाहिर सी बात है कि उसके साथ उसने अपनी काफ़ी लाइफ बिता दी थी, लेकिन एक समय के बाद उसके ब्रेन के एक टेम्पोरल पार्ट को, हिस्से को काट करके हटाना पड़ गया। और जब उसे हटाया गया तो डॉक्टर को ये पता था कि उस समय उसके ब्रेन में से एक पार्ट, जिसे कि हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उसे भी हटाया जा रहा है। सर्जरी तो सक्सेसफुल हुई, उसे एपिलेप्सी के स्ट्रोक्स आने तो बंद हो गए। आखिर उसने 27 साल बाद आखिर सर्जरी कराई थी। पूरी लाइफ उसने तड़पा था इसके लिए। लेकिन जब उस हिप्पोकैम्पस का पार्ट को हटाया गया, तब ये पाया गया कि हेनरी से जब भी बात की जाती थी तो भूल जाता था कि उसके साथ में हुआ क्या है, लेकिन उसको पुरानी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें याद थी। लेकिन यदि कोई डॉक्टर उससे मिल करके जाता था और उससे पूछता था कि आपके साथ में ये हुआ है, तो वो कहता था मैं कौन हूँ, कहाँ, और अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यानी कि उसे बहुत सारे पेन का भी एहसास नहीं थे, उसके पास तो छोटे छोटे इमोशंस भी नहीं थे जो होने चाहिए थे आफ्टर सर्जरी। तो इसे बहुत ये एक ट्रेजेडी थी एक व्यक्ति के साथ में, लेकिन उसने ब्रेन साइंस को बहुत बड़ी दिशा दी। तो इससे डॉक्टर्स को, सर्जन को समझने में ये मदद मिली HM केस के साथ में, कि हमारे ब्रेन में जो सेंटर होता है हिप्पोकैम्पस में, वो आपकी मेमोरी को स्टोर करता है। लेकिन ये कैसे स्टोर करता है? तो इसके 2 अलग अलग पाथवे हैं। ब्रेन का कुछ भाग उस हिप्पोकैम्पस का, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने में मदद करता था, और कुछ है जो शॉर्ट एपिसोडिक मेमोरी को स्टोर करने में मदद करता था। और इन सब के लिए आप देखेंगे तो आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिक एक्टिविटीज होनी बहुत जरूरी है। और एक क्या है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपके ब्रेन में डिफरेंट प्रोजेक्शंस होते हैं अलग अलग, जो बहुत सारे रिसेप्टर्स के जरिए, अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। तो अलग अलग रिसेप्टर्स के जरिए आपके ब्रेन में फॉर्मेशन, आप बोल सकते हैं कि कुछ बनना बिगड़ने का काम हमेशा चालू रहता है।
और आपके ब्रेन का ये जो हिस्सा है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, ये लाइफ लॉन्ग इसमें रीजनरेशन की पावर होती है। यानी कि आप ये ना सोचें कि आपका ब्रेन एक बार डेवलप हो गया, जैसे कि हमने बचपन में एक बार पढ़ा था कि अगर बच्चे 6 साल के होते हैं तो उनका पूरा ब्रेन डेवलप हो जाता है। बिल्कुल, ब्रेन का साइज डेवलप हो जाता है, लेकिन ब्रेन के अंदर में लर्निंग एंड मेमोरी रिलेटेड एंड इमोशन रिलेटेड चीजें जिस न्यूरोप्लास्टिसिटी पर डिपेंड करती है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। एक प्रकार का प्लास्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। आखिर इसका ब्रीथ साइंस से क्या रिलेशन है? आखिर देखिए, तो होता क्या है कि जब आपका हिप्पोकैम्पस में कोई भी चीज जो स्टोर होती है, ये कुछ इन रिसेप्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। इन रिसेप्टर्स के अलग अलग नाम हैं जो आके आपके अलर्टनेस में, आपके मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे कि निकोटिन रिसेप्टर्स, जैसे कि गाबा रिसेप्टर्स, ये एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स और एडिनोसिन। नाम याद नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये याद रखना है कि कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कुछ लेन देन कर रहे हैं, और इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से आपके ब्रेन में कुछ एक्टिविटीज चल रही है। और जब ये रिसेप्टर्स वर्क करते हैं तो एक्चुअल में इसी हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड आपके ब्रेन का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसे हर कोई लगभग जानता है। तो चलिए हम आते हैं अब आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर। लाइक आपके ब्रेन का जो एक स्ट्रक्चर जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, और यहाँ पर आपके पेट के नीचे में एक स्ट्रक्चर जिसे किडनी कहते हैं, जिसे सबको मालूम है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसे कहते हैं HPA एक्सिस, यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल के बीच में एक रिलेशन होता है, यानी कि इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। और अभी हम इसको जोड़ने वाले हैं ब्रीथ साइंस के साथ में। इसको हम अभी जोड़ने वाले हैं आपके डाइजेशन के साथ में, और इसको हम जोड़ने वाले हैं आपकी मेमोरीज के साथ में। राइट। तो यानी कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, योग एंड मेडिटेशन साइंस को इन साइंस के साथ हम अभी जोड़ने वाले हैं। तो देखिए, आमतौर पर अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस होता है या गुस्सा आता है, तो जानते हो इस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में आपकी ब्रेन, आपकी ये जो एक्सिस है, हाइपोथैलेमस की जो एक्सिस है, ये आपकी किडनी के साथ मिल करके एक हार्मोन जिसे नॉर एड्रेनालिन कहते हैं, ये बनाने में मदद करती है। क्या है नॉर एड्रेनालिन? आप सबको पता है कि हार्ट रिलेटेड बीपी बढ़ाने में, हार्ट रेट बढ़ाने में एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन का रोल रहता है। तो हम बात करें, यस बिल्कुल। तो जो नॉर एड्रेनालिन हार्मोन है, इसे रिलीज किया जाता है। जैसे ही ये रिलीज होता है उस समय आप, उसके बाद आपका हार्ट रेट बढ़ता है और आप देखेंगे कि आपकी ब्रीथ तेज चलने लगती है। यानी कि अगर आप कभी घबराएंगे, कभी डरेंगे या कभी भागेंगे, इन कंडीशन में, जिसे ट्रिपल एफ फैक्टर कहा जाता है, इसे जरूर सर्च कर लें, मैं इस पर अभी नहीं जाऊंगा कि ट्रिपल एफ फैक्टर क्या होता है। तो जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं या घबराते हैं, या दिन भर में जब आपके पास बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तब क्या होता है, आपकी सांसें थोड़ी तेज चलने लगती है। और जब ये सांसें तेज चलने लगती है, शॉर्ट ब्रीथ हम जिसे कहते हैं, यानी कि, और आपको पता भी नहीं है दिन भर में आपको कितने सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। यानी कि अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो आपकी सांस धीरे नहीं चलेगी, थोड़ी मतलब तेज नहीं चलेगी, थोड़ी धीरे चलेगी। लेकिन अगर आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, किसी चीज को बार बार सोच रहे हैं, तो आपके साथ ये तेज चलेगी। आमतौर पर आप देखेंगे कि बहुत सारी फीमेल्स जो थायराइड पेशेंट्स होती हैं, उनको घबराहट की शिकायत होती है। सारे बीपी पेशेंट्स होते हैं, इनको घबराहट की शिकायत होती है। इवन जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, इन्हें भी इस बात का डर रहता है कि कहीं उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो जाए, और इस बात की उन्हें घबराहट रहती है। वो लोग जो स्ट्रेसफुल जॉब करते हैं, उन्हें भी घबराहट की शिकायत होती है, और अनजाने में उन्हें पता ही नहीं कि वो घबराहट के लिए तो कॉन्शियस हैं, लेकिन एक्चुअल में अपने ब्रीथ के प्रति कॉन्शियस नहीं है। तो यानी कि हुआ ये है कि आप अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो, लेकिन इस हेल्थ के अंदर में जो चीजें नेगेटिव हो रही है, ये आपके ब्रीदिंग को कॉन्शियस नहीं रखा है, और आप अनकॉन्शियसली अपना ब्रीथ के पैटर्न को बिगाड़ दिए हो। जानते हैं इस कंडीशन में क्या होता है? जैसी ये ब्रीथ की कंडीशन बिगड़ती है, उस समय आपका हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट हो जाता है इन रिसेप्टर्स के जरिए, और आपका हिप्पोकैम्पस के जो प्रोजेक्शंस होते हैं, खास तौर पर अगर मैं बात करूं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की, तो यहां से वहां के कनेक्शंस लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में आपकी मेमोरी कम होने लगती है, आपके लर्निंग हैबिट पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो वो सभी लोग जिनको अपनी मेमोरी पर वर्क करना है, जिनको अपनी लर्निंग हैबिट पर वर्क करना है, सबसे पहले उन्हें अपने ब्रीथ पर वर्क करना पड़ेगा। अब देखेंगे इसको हम लॉन्ग टर्म में देखें।
हालांकि न्यूरोप्लास्टिसिटी कोई 1-2 दिन या 5 दिन का खेल नहीं है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखें तो सालों में, यानी कि इवन अगर एक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, कई लगभग 30 से 40 सालों में उसके जो ब्रेन के साथ फर्क आता है जब अल्जाइमर डिजीज डेवलप होता है, यानी कि भूलने की सबसे बड़ी बीमारी अल्जाइमर डिजीज। इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में जितने भी रिसर्च हुए हैं वो ये बताते हैं कि आपका ब्रेन श्रिंक होने लगता है और आपके ब्रेन में एक्चुअल में हिप्पोकैम्पस का जो साइज है वो शॉर्ट होने लगता है। यानी अल्टीमेटली जितनी ज्यादा भूलने की परेशानी आपकी बढ़ेगी उसका इफेक्ट आपके हिप्पोकैम्पस के साइज पर पड़ेगा। और जाहिर सी बात है एज के साथ में ये होना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, लेकिन एज से पहले क्या किसी को हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो यस, आपका हिप्पोकैम्पस श्रिंक हो सकता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, श्रिंक हो सकता है। पीसीओडी, पीसीओएस, किसी भी प्रकार के थायराइड चैलेंजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से आप अगर परेशान हैं तो डेफिनेटली आपका हिप्पोकैम्पस श्रिंक हो रहा है। और अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है मतलब आपका हिप्पोकैम्पस श्रिंक हो रहा है और इस कंडीशन में आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी की लेवल कमजोर हो रही है और अल्टीमेटली आपका ब्रेन डिस्टर्ब होकर के आपके लर्निंग और मेमोरी पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। यही हिप्पोकैम्पस आपके अमाइगडाला के साथ मिल करके रेसिप्रोकल वे में वर्क करता है। कैसे? अमाइगडाला का वर्क होता है आपके इमोशन को कंट्रोल करना। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और ये इमोशंस, यहां से अगर इमोशंस की बात करें, इमोशन का बहुत बड़ा असर रहता है नॉरएड्रेनालिन हार्मोन्स पर। कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं जो वर्क करते हैं और आपको पता है, जैसे कि सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन है, डोपामिन नाम का हार्मोन है और नॉरएड्रेनालिन नाम का हार्मोन है। क्या है ये? आपको पता है कि डोपामिन यानी कि हैप्पीनेस वाला हार्मोन, जब आप खुश होते हैं डोपामिन रिलीज होता है। आप क्लास में फर्स्ट आते हैं डोपामिन रिलीज होता है, आप जीतते हैं डोपामिन रिलीज होता है, कुछ लोग चोरी करते हैं तो भी डोपामिन रिलीज होता है, कुछ लोग क्राइम करते हैं तो भी डोपामिन रिलीज होता है। कुल मिलाकर के आप जो भी काम करते हैं, मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आपके जो हिप्पोकैम्पस हैं ये अलग अलग रिसेप्टर के साथ मिलकर के वर्क करते हैं, तो डोपामिन जितना ज्यादा रिलीज हो रहा है, डोपामिन एक तरह से एंटी नॉरएड्रेनालिन टाइप वर्क कर रहा है, या बोल सकते हैं एंटी कॉर्टिसोल वर्क कर रहा है। तो देखा गया है वो लोग, जितने लोग स्ट्रेस्ड पेशेंट होते हैं उनके ब्रेन में कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा पाया जाता है। वो लोग जो अल्जाइमर डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं, 50 से 70% अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट्स में कॉर्टिसोल लेवल हाई पाया जाता है। इवन यूएस में एक स्टडीज के अनुसार कॉर्टिसोल को चेक करने के लिए एक स्टडीज को की गई कि बच्चों के हेयर फॉलिकल के नीचे कॉर्टिसोल का जमाव होता है। जब इन्हें चेक किया गया तो पता चला यस, वो एक नॉर्मल जो हेल्दी बच्चे हैं उनकी तुलना में जो ओवरवेटेड बच्चे हैं, जिन्हें गुस्सा आता है और वो क्लास में थोड़े चिड़चिड़े टाइप के हैं, जब इनकी ऐसी स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि उनके सिर में, उनके स्किन के नीचे 2.6 टाइम हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल पाया गया। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि वही जो आज छोटे हैं, जो आज बच्चे हैं, आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है। तो हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इंडिकेट ये कर रहा है कि आपकी बॉडी में लोअर लेवल ऑफ डोपामिन है। ब्रीथ साइंस को समझ रहे हैं अभी हम, है ना। और हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इंडिकेट कर रहा है कि आप स्ट्रेस्ड हैं। हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ब्रीदिंग डिस्टर्ब है। ब्रीदिंग डिस्टर्ब है तो इसका असर पड़ रहा है आपके अल्टीमेटली आपकी लर्निंग एंड मेमोरी पर, और कुल मिलाकर के आप अपने ब्रेन को डैमेज करने का वर्क कर रहे हैं। अब इसको आपको उल्टा करना है तो क्या करना पड़ेगा? ब्रीथ साइंस से आखिर योग मेडिटेशन साइंस क्या कहता है? योग मेडिटेशन कहता है कि आप इसको कॉन्शियस ब्रीदिंग में कन्वर्ट करें, बिकॉज अभी तक आप जो भी सांस ले रहे हैं वो अनकॉन्शियसली ले रहे हैं। स्ट्रेस हो चाहे जो भी डिजीज हो, अभी तक आपने अपने सांसों पर कंट्रोल नहीं किया है। कॉन्शियस ब्रीदिंग कैसे किया जाए? आप देखते हैं कि आपको 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड की ब्रीदिंग सिखाई जाती है। कुछ जगह 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड के बारे में बताया जाता है, कुछ जगह 4, 5, 6 बताया जाता है। ऐसा कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। आप गूगल सर्च करेंगे या किसी योग मुद्रा में देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन आपको बताए गए हैं कि 4, 5, 6, क्योंकि 5000 साल पहले जब पतंजलि ने जब ये आविष्कार किया होगा तो उस समय घड़ी देखकर उन्होंने नहीं किया होगा, राइट। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनहेलेशन प्रोसेस को लॉन्ग किया जाए, पर उसका जितना भी ड्यूरेशन है उससे ज्यादा एक्सहेलेशन प्रोसेस को किया जाए, और यही इसका साइंस है। यानी कि जब आप कंट्रोल करते हैं, जब अपने ब्रीथ को धीरे जब आप सांस लेते हैं, तब आपके नाक से जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं, यानी कि आपके नाकों के जो रिसेप्टर्स हैं, इनका प्योर कनेक्शन होता है आपके हिप्पोकैम्पस के साथ में। और आपके हिप्पोकैम्पस में जो कनेक्शन है फोर ब्रेन से आ रहे हैं,
यहां से आ रहे हैं, मिड ब्रेन से आ रहे हैं, और ये टेम्पोरल ब्रेन, सभी जगह से जो कनेक्शंस आपके हिप्पोकैम्पस जो कि सेंटर पर आ रहे हैं, यहीं पर यहां से ऑल्फैक्टरी सेंसेशन दिया जा रहा है। और जब ये सेंसेशन आपके ब्रेन में जाता है तो उसे एक्टिवेट करता है और वहां के बहुत सारे रिसेप्टर्स को कंट्रोल करता है। तो जब आप धीरे 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 ब्रीद करते हैं तब ये क्या करता है, ये आपके नॉरएड्रेनालिन के सिक्रीशन को कम कर देता है। यानी कि कुल मिलाकर के कॉन्शियस ब्रीदिंग का सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आपके एड्रेनालिन हार्मोन पर आता है। और कुल मिलाकर के जितनी तेजी से आपका स्ट्रेस बढ़ रहा था उतनी तेजी से आप उसे घटा भी सकते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि जब आपको गुस्सा आता है तब आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या जब आपको गुस्सा आता है तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। बिकॉज इस समय, और आप इसी समय आप उस मूवी को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बोमन ईरानी जैसे गुस्सा आता था तो हंसने का वो एक्टिंग करता था। तो एक्टिंग का पर्पस ये था कि जब उसे गुस्सा आ रहा है तब वो कॉन्शियसली लाफिंग कर रहा है, कॉन्शियसली ब्रीदिंग कर रहा है, कॉन्शियसली अपने नॉरएड्रेनालिन को कम कर रहा है, कॉन्शियसली अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, कॉन्शियसली अपने लर्निंग एंड मेमोरी पावर को बचा रहा है, और जिससे कि डिसीजन लेने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो इन बहुत सारी चीजों में वर्क करता है। तो इनहेलेशन प्रोसेस 4 seconds to 5 seconds एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस 5 seconds to 7 seconds। तो आपको धीरे से सांस लिए उससे ज्यादा समय तक अगर आप सांस छोड़ें तो आपको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये बच्चों में हैबिट डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते समय आपको पता नहीं है, आपको सोचने लग जाते हैं, तो जैसे आप सोचने लग जाते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ब्रीदिंग का लेवल कहाँ चले गया है, आप धीरे सांस ले रहे हैं कि तेज ले रहे हैं। इस कंडीशन में बच्चों के लिए भी एक बहुत बेस्ट प्रोसेस है कि जब अपनी पढ़ाई में 15 से 20 मिनट जब वो बिता लें या आधे घंटे का समय बिता लें, बिकॉज उन्हें अपनी मेमोरी बढ़ाना है, तो वो कॉन्शियस ब्रीदिंग का सहारा लें। तो बहुत लॉन्ग रनिंग में आप लंबे समय तक आप वर्कआउट करते हो, पढ़ाई में भी अल्टीमेटली उस समय भी आप अपने मेमोरी को लॉस करते हो। और अगर आप शॉर्ट टाइम की स्टडीज करके इस समय कॉन्शियस ब्रीदिंग करें तो इस समय आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट होती है और आपका ब्रेन के हार्मोन्स भी कंप्लीट होते हैं, आपको कई प्रकार के स्ट्रेस से बचाता है। तो न केवल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है बल्कि देखा जाए तो जितने भी पेशेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए जितने भी योग साइंस हैं इनमें सबसे पहले जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन के लिए बोला जाता है, सबसे पहले आपको प्राणायाम के लिए बोला जाता है। तो प्राणायाम आप हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि वेट लॉस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट करें। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और उस समय अगर आपकी ब्रीदिंग तेज चल रही है तो आपको घबराने की जरूरत है। बिल्कुल, हालांकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो उस समय इन हार्मोन का रोल होता है, डेफिनेटली उस समय एड्रेनालिन का रिलीज होता है, लेकिन उस समय आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब आप तेज दौड़ करके आते हैं तो आपको ज्यादा सांस लेना है। तेज दौड़ेंगे, सांस फूलेगी, आप फिर सांस लेंगे, यानी आप अपने ब्रीथ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने जो आपके वेस्कुलर डायनामिक्स हैं, है ना, उनको कंट्रोल करने की आप कोशिश करेंगे और आप अपने हार्ट रेट को कम कर लेंगे जो बहुत काफी बढ़ा हुआ था, बिकॉज वो कॉन्शियस वे में कर रहे हैं। जो आप वर्कआउट के समय कॉन्शियसली करते हैं उसी चीज को आपको दिन भर में थोड़ा सा कॉन्शियसली करना है। तो ओवरऑल ये जो पूरा जो डिस्कशन था ये ब्रीथ साइंस से रिलेटेड है। इसमें नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आपसे फिर से दोबारा मिलूंगा जहां पर आप अपनी मेमोरीज को और अपने लर्निंग हैबिट्स को और बढ़ा सकते हैं। सो अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और मुझे रिव्यू ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें कि आपको जो एंशिएंट साइंस है, मॉडर्न साइंस है, इनको रिलेट करके आपको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।